चलिए अपन देखते हैं सी सेट के बारे में। यदि सी सेट की बात करते हैं तो सी सेट ही यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, सबसे इंपोर्टेंट यदि कोई सब्जेक्ट है तो वो सी सेट है। लेकिन आज सी सेट को इतना ज्यादा दबा दिया गया है क्योंकि सी सेट को कोई टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, और इसी चक्कर से कमीशन ने भी इसको पासिंग मार्क कर दिया। क्योंकि सी सेट एक ऐसा सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट है जो इंसान को यानी बच्चे को कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से, मेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग करता है, लॉजिकल पावर्स के अंदर डालता है, और सारी चीजें लॉजिकल होती हैं, थिंकिंग पावर को डेवलप करता है। तो सी सेट सब्जेक्ट काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट को इतना सरल कर दिया गया है, कोई भी मार्केट में कोई भी टीचर इस पे ज्यादा फोकस नहीं कराता है, सीधा कहता है कि इस पे क्या ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये तो सिर्फ पासिंग मार्क है, क्वालिफाइड पेपर है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसके माध्यम से आप क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी सी सेट का मतलब यहाँ पर लोगों के मन में एक बात डाल दी गई है कि मैथ एंड रीजनिंग को पढ़ लीजिए और सी सेट खत्म हो गया। जबकि सी सेट, रियल जो सी सेट होता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड का मतलब ही हमने आपको बताया था कि एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि झुकना होता है, और झुकने का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन के पास नॉलेज बढ़ती है तो उसके अंदर देख लेते हैं कि झुकाव आता है। अब जो झुकाव आएगा तो उसका मतलब नॉलेज बढ़ना चाहिए। अब मैथ रीजनिंग पढ़ने से थोड़ा नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है उसकी तरह तरह की थिंकिंग क्रिएट करने से, और थिंकिंग क्रिएट करने के लिए हमें तरह तरह के थिंकरों को पढ़ना होता है, और जब थिंकर बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तब जाके हमारे डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। जैसे मोस्टली बच्चे कहते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से आते हैं। अरे डिसीजन मेकिंग को पढ़ने से पहले उसमें कितने सारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं पहले से, वो तो आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग को पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग वही बेटर कर सकता है, जैसे आपने देखा कि किसी व्यक्ति को पहले से कुछ पता होता है कि कार्य है तो कारण है, तो यदि किसी चीज का कारण उसको पता पहले से है तो वो कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप ही बेटर आएगा। इसलिए आप देखते हैं कि आपके टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं तो कथन और निष्कर्ष निकालता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। तो स्टेटमेंट बोलने से पहले उसका कंक्लूजन यदि तुम्हें पता होगा तो आप बेटर से बेटर यानी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगले क्वेश्चन सब काय से आते हैं, आपके कथन और निष्कर्ष से आते हैं। अगले क्वेश्चन आपके काय से आते हैं, संकल्पनाओं से आते हैं कि आपकी संकल्पना कैसी है, हाइपोथेसिस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेने होते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके इसी बेस पर आते हैं। तो डिसीजन को बेटर करना है तो हमें थिंकिंग पावर बेटर करना होगी, और थिंकिंग पावर को बेटर करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज। और जब नॉलेज हमें अर्जित करनी होगी तो नॉलेज के लिए हमें थिंकरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर थिंकर एक हमें नई दशा और दिशा प्रदान किया है करता है। तो इस जो सिलेबस हमें दिया है आयोग ने, उस सिलेबस को समझना ही बहुत मुश्किल काम होता है। यदि उस सिलेबस को हम समझ जाएं तो समझ जाइए सिविल सर्विस 50% आपकी यहीं क्लियर हो जाती है। क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा होगा कि टीचर्स लोग क्या कहते हैं कि मेंस बहुत टफ है, क्योंकि मेंस को टफ बना दिया, क्योंकि प्रीलिम्स में जो सी सेट सब्जेक्ट है यहाँ बच्चे की थिंकिंग पावर को जो क्रिएट कर देता है, तो मेंस आसानी से समझ में आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही थिंकिंग पावर को उसको दबा दिया गया तो फिर उसको मेंस कहां से समझ में आएगा डायरेक्ट। इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना क्या है आवश्यक होता है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है, तो डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आप कोई भी पर्सन आपने देखा होगा ये कहता है कि मेरा निर्णय बेटर है। विवाद की जड़ क्या है, निर्णय। हर जगह, घर में, परिवार में, कहीं भी अधिकारी के बीच में सबको लगता है कि मेरे द्वारा लिया गया निर्णय क्या है, बेटर निर्णय। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान जब कोई निर्णय लेता है तो निर्णय 6 चरणों से गुजरता है। 6 चरणों से कैसे गुजरता है? सबसे पहली बात तो ये आती है, निर्णय लेते समय व्यक्ति सबसे पहले मूल समस्या को क्रिएट करता है, मेन प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इंसान को अपनी मूल समस्या पता होनी चाहिए। जैसे मूल समस्या के रूप में देखना कि मान लो कोई एक विद्यार्थी है, और विद्यार्थी है तो विद्यार्थी की मूल समस्या क्या है कि भैया जॉब पाना, ये उसकी मूल समस्या है।
जब उसकी मूल समस्या होती है तो वो बहुत सारे रीजनों को यहाँ पे क्रिएट करता है, बहुत सारे ऑप्शनों को क्रिएट करता है। उसके दिमाग में ऑप्शन क्या आता है कि तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या ये करते हैं। बहुत सारे विचार आएंगे। जब विचार आएंगे तो इन विचारों के बाद वो तीसरे स्टेप में जाता है, तो इनकी गुणवत्ताओं की तुलना करता है। ये कहता है ये करेंगे तो इसमें ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये करेंगे इसमें ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। मूल्यांकन किया, मूल्यांकन के आधार पर जब चौथा स्टेप जाता है तो कहता है नहीं नहीं ये सबसे बेटर है, ये श्रेष्ठ है। और जब वो श्रेष्ठ को कर लेता है तो छठवें स्टेप में जाकर उसको लागू करता है। लागू करने के बाद हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन से पता पड़ता है कि हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन राइट था या रॉन्ग था, क्योंकि परिणाम तय करता है। तो इसका मतलब डिसीजन हमेशा रिस्कफुल होता है, और डिसीजन उसी का बेटर हो सकता है, इधर आ जाइए टॉपिक पर, जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी। और जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी तो उसके द्वारा मूल्यांकन बेटर किया गया होगा, और जिसके द्वारा मूल्यांकन बेटर किया गया होगा तो उसके द्वारा उसका चुनाव भी बेटर किया गया होगा ऑब्जेक्ट का। और जब चुनाव बेटर किया गया होगा तो उसके परिणाम भी बेटर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए डिसीजन मेकिंग उसी की बेटर होती है जिसके पास डीपली नॉलेज होती है। जैसे अभी आपके पास एक नॉलेज है कि आपको पता है कि लाइट जल रही है, आप उंगली लगाएंगे करंट लग जाएगा, तो पहले से पता है ना। तो जो चीज पहले से नॉलेज में है, क्या उसमें नुकसान हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन जहां नॉलेज नहीं है वहीं नुकसान होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये हमें नॉलेज गेन करने के लिए बताया गया। जब नॉलेज गेन करने के लिए बताया गया तो कम से कम मैं इसमें लगभग आपको यानी 75 से लेकर के 90 तक थिंकर इन्वॉल्व कराता हूं। जब 75 से लेकर के 90 थिंकर इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व डाल देता हूं तो प्रीवियस में ही आपकी थिंकिंग पावर इतनी हाई हो जाती है, आपको लगने लगता है कि मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूं। आपके अंदर दूसरे से डिफरेंट दिखना चालू हो जाता है। नहीं तो वही फीलिंग्स सिपाही की होती है, वही फीलिंग्स तुम्हारी होती है। जो सिपाही की तैयारी कर रहा है वही तुमसे क्वेश्चन क्रॉस कर लेता है। तुमने अपना लेवल ही मेंटेन नहीं कर पाया कि हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि यूपीएससी का स्टूडेंट तभी इस लेवल को मेंटेन कर सकता है जब उसके पास इस प्रकार के गट्स होते हैं, जो उसके पास इस प्रकार की नॉलेज होती है, तब उस दूसरों से डिफरेंट कहीं ना कहीं क्या है देख पाता है। तो इसलिए सी सेट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि डिसीजन मेकिंग को पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसकी हाइपोथेसिस बेटर करते हैं। वो हाइपोथेसिस बेटर करने के लिए कुछ स्टेटमेंट हम देते हैं, उस स्टेटमेंट के माध्यम से उसके जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करते हैं। जब उसकी थिंकिंग पावर डेवलप हो जाती है तब कहते हैं कि तुम अब बातचीत करने लायक हुए। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो हमारी बातों का इफेक्ट होता है। हमारी बातों से संबंध अच्छे भी हो जाते हैं, हमारी बातों से संबंध खराब भी हो जाते हैं। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही बात पता होगी कि ऐसी बात बोलेंगे तो सामने वाले को ऐसा लगेगा, ये बोलेंगे तो सामने वाले को ये लगेगा। तो इसकी हाइपोथेसिस पहले हम कुछ स्टेटमेंटों के माध्यम से क्या करते हैं सॉल्व कराते हैं। जब आपकी हाइपोथेसिस बेटर हो जाती है तो फिर आपको सिखाते हैं कि संचार कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए, संचार का क्या मेथड होता है, कम्युनिकेशन कैसे करना आना चाहिए, इसका क्या लाभ है, बॉडी का कम्युनिकेशन कैसा होता है, फेस का कम्युनिकेशन कैसा होता है, टॉकिंग का कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उस मेथड्सों को इसके माध्यम से क्या करते हैं सिखाते हैं। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं लीडरशिप पढ़ाते हैं कि भाई जब तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लोग तुम्हें लाइक करेंगे, तो तुम नेतृत्व कैसे करोगे लोग को। यानी लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कला होनी चाहिए। जब तक तुम लोगों को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते तो जिस पद पर बैठने जा रहे हो तो क्या उस पद पर बैठ करके तुम डेवलप करा सकते हो? इम्पॉसिबल। क्योंकि लोगों के अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए हमें लीडरशिप पढ़ना होती है, तब लोग हमारे अकॉर्डिंग चल पाएंगे। और जब लीडरशिप करते हैं तो कभी कभी लोग काफी बोरियत होते हैं, क्योंकि लोगों को आगे ले जाने के लिए ऑल टाइम उनका मन कभी बेटर नहीं होता है। जब उनका मन कभी बेटर नहीं होता है तो उनके मन को बेटर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगला टॉपिक अपन लेके जाते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। तो अभी का मतलब होता है आगे और प्रेरणा का मतलब होता है अंदर से उठाना। तो ऐसी अंदर से भावना को फीलिंग्स कर लेना कि जिस गोल्स को तुम कर रहे हो उसकी ओर बढ़ना चालू हो जाओ, तो जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो यानी आप लीडर वही बेटर होता है जिसको मोटिवेट करना आता है। लीडर वही बेटर होता है जहां नकारात्मकता को खत्म करके उसको सकारात्मकता में चेंज करना जानता है। वही लीडर अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है। तो इसलिए अगला टॉपिक क्या पढ़ाते हैं कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना आना चाहिए। जब मोटिवेट आप करेंगे तो हमें लोगों का मनोबल बढ़ाना आना चाहिए।
तो इसलिए अगला टॉपिक इसमें हम लोग डालते हैं कि लोगों के गिरे हुए मनोबल को कैसे हाई करें, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी का तो मनोबल गिरता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करते हैं, लेकिन मनोबल हाई जाना और लो आना ये स्वाभाविक है। तो इसका मतलब जब मनोबल किसी का गिरा होगा तो उसके मनोबल को हम कैसे हाई करेंगे, क्योंकि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत। तो यदि जिसका मन स्ट्रांग होता है वो हमेशा विजय होता है। तो इसलिए चीज सिखाई जाती है मनोबल बढ़ाना, क्योंकि आपने कई जगह एग्जाम्पल देखे होंगे कि मनोबल के बेस पे ही बड़े से बड़े युद्ध जीते गए। जैसे उदाहरण के तौर पर मनोबल के ऊपर एक बात आती है सामने कि आपने सबसे बड़ा योद्धा सुना होगा नेपोलियन को। तो जब नेपोलियन का नाम जब भी आता है इतिहास में, तो आप देखते हैं कि नेपोलियन को इसलिए याद किया जाता है कि नेपोलियन अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। तो जब नेपोलियन की युद्ध नहीं हारा तो नेपोलियन के एक लेख में इंटरव्यू में पूछा गया था नेपोलियन से कि आप बताइए कि आप युद्ध क्यों नहीं हारे, ऐसी क्या क्वालिटी आपके पास थी जिस वजह से आप युद्ध नहीं हारे। तो नेपोलियन ने बोला था कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हमारे पास 4 चीजों का होना आवश्यक होता है। वो 4 चीजें क्या होती हैं? उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी भी युद्ध को हम लड़ने जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सेना का होना जरूरी है। यदि सेना होगी तो ही हम युद्ध जीत पाएंगे, नहीं अदरवाइज युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने कहा सेना तो है, लेकिन यदि हथियार नहीं है